अच्छा, एक चीज तो ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने अभी तक पढ़ी थी, राइट? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कोई डिफाइन करेगा क्यों, क्या होती है? ठीक। अच्छा, तो बेसिकली कुछ चीजें हैं जो कि ऑफ कोर्स स्टार्स में बेसिक हैं, तो वो दोनों में ही सेम रहनी होती हैं। तो लाइक जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की थी, या उसके कुछ पैरामीटर्स, तो बेसिक थोड़ा डिफरेंस है। लाइक वो कॉन्सेप्ट्स तो ऑलमोस्ट लाइक अप्लाई डिफरेंट वे में हो रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल द सेम राइट हियर। लेकिन इसमें जहाँ पे बात आती है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, ठीक, तो वहाँ पे कुछ हमें डिफरेंसेस देखने में मिलते हैं, राइट? क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम उसमें नहीं कर रहे होते, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। तो सो बेसिक डिफरेंस क्या बनता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का? ओके, चलिए इस चीज़ को भी देखते हैं थोड़ी देर में। सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या कर रहे थे कि हम सिर्फ लाइक सिंपली जो भी डाटा के अंदर इंसाइट्स हैं वो एज इट इज़ ले रहे थे, राइट? मतलब उसके अंदर मीन है, मीडियन है, मोड है, हम वो सारी चीज़ें देख रहे थे। लेकिन जो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं उसमें ये असल में ये चीज़ है कि हम सारा देख रहे होते हैं कि उसमें लाइक सैंपल की बेस पे हमें क्या मतलब वैल्यू पता लग सकती है, ठीक है? तो जब हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि हमें सैंपल की बेस पे ज़्यादा इन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम उसे कहते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, राइट? चलिए इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो हम जरा डिटेल में भी थोड़ी देर में देखते हैं। लेट मी शेयर माई स्लाइड्स फर्स्ट। ओके, सो बेसिकली हम लोगों के पास एक टर्मिनोलॉजी तो हमें जो ऑलरेडी पता है, वो कौन सी है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मुझे डिफाइन करना पड़े तो मैं कैसे करूँगी? लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी उतना ही रोल प्ले कर रही होती हैं, तो मैं कैसे इसको डिफाइन करती हूँ? एनीवन? जी, कोई गेस? कोई भी लाइक हाउ यू डिफाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल फंक्शन है कि जिसमें वो सारी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो भी डिस्प्ले करवा रहा है, और ये भी बता रहा है कि उनकी लाइक्लीहुड या फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है? और ये भी कि वो क्या मतलब रैंडम नंबर वो उस रेंज के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो बेसिकली लाइक्लीहुड और पॉसिबल जितनी वैल्यूज हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा होता है कैसे, जैसे हमने कर्व में देखा कि हमारे पास ये रेंज पूरी, वो तब जितनी उसमें पॉसिबल डाटा पॉइंट्स होते वो सारे उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं। इसके थ्रू हमें जो से अननोन पॉइंट्स हैं हम वो भी निकाल सकते हैं ना, राइट? तो अभी तक के लिए तो हम इसे एज इट इज इनसाइट्स ले रहे थे, लेकिन हम इन्फ्रेंशियल में इससे जो हमें नॉन पॉइंट्स हैं उससे अननोन पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें कि कोई मतलब हम
लाइक मैरिज सेरेमनी का डाटा सेट हमने लिया और हम इसमें ये देख रहे हैं कि कितने वैक्सीन कार्ड्स वैक्सीनेशन कितने लोगों ने करवाई हुई है। ठीक है, हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया, सही, कि वैक्सीनेशन कितने लोगों की हुई हुई है। तो हम लोगों को क्या डाटा रिक्वायर्ड था कि नंबर ऑफ पीपल जिनके पास वैक्सीन कार्ड है और उनकी एज। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरह से डाटा निकलवा लिया। ठीक है, और हमें डाटा पेरेंटली फर्ज करने की ऐसा था कि जिसमें हमें ये पता चला कि जो 100 गेस्ट हैं आउट ऑफ 150 उनके पास वैक्सीन कार्ड्स हैं। ठीक, तो यानी कि 15 ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। अब इसी को हमने अगर प्लॉटिंग करके शो करवाना है, ठीक, तो वी विल यूज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसके लिए भी हमें सबसे पहले बिनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। मैंने इस चीज़ को प्लॉट करना है अगर कि 100 गेस्ट में आउट ऑफ 150 ने वैक्सीन कार्ड लगाया, और इसके अलावा ये कि मैंने दो चीज़ें मेरे डाटा सेट में हैं। ठीक है, एक एक है नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, और उनकी रिस्पेक्टिव एज के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से वो कैटेगराइज हुए हुए हैं। ठीक, तो इस तरह से जो 100 आउट ऑफ 150 हैं इनके पास वैक्सीन कार्ड्स थे इन इन दैट मैरिज सेरेमनी, तो मैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ। ऑफ कोर्स आई कैन डू द बिनिंग। बिनिंग का कॉन्सेप्ट सबको है। जी मैम, ओके ओके। सर, हाँ जी। तो बिनिंग में यानी कि उसने, मैंने कैटेगरीज बना दी 10-10 ईयर्स की। ठीक, और उसमें कैटेगरीज में मैंने अब ये जो है मल्टीपल फर्ज करें कि मुझे जो वैल्यूज मिली हर हर कैटेगरी की, यानी 1 से 10 साल वाले कितने बचे थे, 6 थे। और 10 से 20 में दो दो, मतलब ऐसे वर्डिंग में आए हुए थे अटेंडेंस जो कि 2 थे, और 20 से 30 साल के अंदर 45 थे। और इस तरह से ये काउंट उनका सबका मैंने हर एज वाइज कैटेगरी बना के उन सबका रिस्पेक्टिव काउंट मुझे मिल गया। ठीक, अब इसी सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे प्लॉट करवा दिया है इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, राइट। और इसमें मैंने एज को एक्स एक्सिस में और उनकी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे ले लिया जिन्होंने मुझे। तो ये अब एज वाइज मैंने यहाँ पे बिनिंग करके इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शो की है। ठीक, सो ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कर्व के थ्रू भी शो कर सकती हूँ, सही। अब मेजोरिटी टाइम्स आपको यहाँ पे मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे कर्व भी नजर आएगी, या कभी कभार आपने देखा भी था प्लॉट करते हुए कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी कर्व हम एक्स्ट्रा ऐड करवा देते हैं। तो बेसिकली कर्व का फायदा ये हो जाता है, ठीक है, कि वो ज़्यादा इजी टू रीड है एज कम्पेयर टू बिनी, कि मुझे उस पर देखना पड़ेगा ज़्यादा इजीली, हमें वो कर्व नज़र आ सकती है। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू मेरे हिस्टोग्राम में अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट कर मेरे पास ये एक हिस्टोग्राम है, लेकिन उसमें यूं इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, यूजुअली तो हिस्टोग्राम में कंसेक्टिव पिन्स होती हैं, लेकिन असल में यहाँ पे एक ऐसा हिस्टोग्राम है, ये वाली जो पिन थी इसमें कोई भी पिन नहीं है, मतलब कोई बाहर नहीं आ रही। ठीक है, तो कर्व तो हमने यूं इस तरह से अप्रोक्सीमेटली बना ली। ठीक, अब इसमें इसलिए मैं यहाँ से जो इस कैटेगरी की जो वैल्यू जिसकी कोई बाहर नहीं आई, उसकी भी अननोन वैल्यू मैं यहाँ से कर्व से निकाल सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई कर्व इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो इसलिए उसने कहा कि अगर हमें हिस्टोग्राम में किसी एक ग्रुप की वैल्यू यानी वो प्लॉट करते हुए यानी मतलब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे विनिंग हुई हुई थी, राइट, मैंने कैटेगराइज किया हुआ है एज को। तो फर्ज करें कि 1 से 10, 10 से 20 और 30 और 40, तो यहाँ पे एक मुझे ग्राफ मिला और 20 से 30 का मिला। ठीक है, और उससे भी 30 से ऑनवर्ड इस तरह से मुझे जो है ना वैल्यूज मिल गई और मैंने उनको प्लॉट कर दिया, लेकिन ये 10 से 20 में मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली। तो मैं अगर ये एस्टिमेट लगाना चाह रही हूँ कि अगर वो होती तो उसकी क्या पॉसिबल वैल्यू होनी थी, अगर यहाँ पे कोई 10 से 20 वाली पॉपुलेशन एज की होती तो फिर क्या वैल्यू होनी थी। तो मैंने उसको यहाँ से मैं कर्व के थ्रू ही मैं इसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकती हूँ एक्सट्रापोलेट करके या मल्टीपल और फंक्शन से। तो मुझे इसकी अननोन वैल्यू भी पता लग जाएगी। सो दैट्स व्हाई कर्व्स आर मोर इम्पोर्टेंट, जो कि हमें हिस्टोग्राम से अच्छा आइडिया नहीं मिल सकता। ओके,
तो हिस्टोग्राम को जो हमने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा है, सो उसकी जस्ट ये डेफिनेशन है कि एक डायग्राम है जिसमें रेक्टेंगल्स हैं जिनका एरिया प्रोपोर्शनल है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है वेरिएबल्स की, और जो हर विड्थ है वो क्या बताती है, यानी ये जो विड्थ है हर बिन की, जो 20 से 30 तक, 30 से 40 तक की हमें क्लास इंटरवल्स बता रही है ना उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उस। ठीक। तो ये बेसिकली हिस्टोग्राम का जो बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने देख ली। सो बेसिकली अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ना सिर्फ ये कि हम जो डाटा के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनसाइट्स हैं वो बता रहे होते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में होता है, राइट। इसके अलावा कर्व के थ्रू हम अननोन भी बता सकते हैं, और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मेजर मकसद ये है कि आपके पास सैंपल है, हो सकता है उस सैंपल के अंदर उस रेंज की कोई वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है, तो आप उससे अननोन वैल्यू लाइक कैसे निकालते हैं, ठीक, वो बेसिकली इन्फ्लुएंशियल में आ जाता है कि आप इनसाइट्स में। ओके। सो इसी तरह से नंबर ऑफ कप जो सोल्ड अगर किसी ने देखना है तो वो भी इस तरह से, लाइक अगर किसी का रेस्टोरेंट है और उसने टाइम स्लॉट्स के हिसाब से भी उसको जो है वो लाइक किसी बिजनेस ने उसने देखा है कि भाई मेरे कितने नंबर ऑफ कप सेल हो रहे हैं, ठीक है, टी के, तो वो देख सकते हैं कि कौन से दिन में मेरी सबसे ज्यादा सेल हो रही है, किस दिन के किस घंटों में या पीरियड में ज्यादा सेल हो रही है, तो उस टाइम के लिए ज्यादा अवेलेबल हो। ठीक। तो इस तरह से ही फर्दर इसकी एक मतलब एप्लीकेशन है। एंड ऑफ कोर्स वी यूज द हिस्ट फंक्शन इन पाइथन टू गेट द लाइक प्लॉट ऑफ हिस्टोग्राम, राइट। तो ये हमने काफी दफा देख लिया। सो अब नेक्स्ट आती है हमारी शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो जो डिस्ट्रीब्यूशंस हमने अभी तक देखी हैं, राइट, नॉर्मल है, पॉइसन है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा उसमें शेप्स हैं। तो बेसिकली अगर मैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास आती है तो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं मतलब नोट कर सकती हूँ उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए। जी। लाइक मैं अगर मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन आती थी तो मैं क्या देखती थी उसकी लिए, लाइक उसकी जो मैं देख रही थी कि शेप कैसी है, तो शेप को कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली कंट्रोल इसकी कर रही हैं, या कौन से मेन फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। एनी आइडिया अबाउट इट? जी। कोई भी गैस, लाइक कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हम देखते हैं यूजली जब हम बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। यस, दैट्स गुड। यस सर ने बिल्कुल ठीक बताया, स्क्यूनेस, राइट। कि हम देखते हैं शेप, शेप से स्क्यूनेस देखेंगे हमें शेप का आइडिया हो जाएगा, ठीक है, वो भी एस्पेक्ट है। शेप को डिफाइन करने के लिए स्क्यूनेस को यूज करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके अलावा दो और भी हैं, ठीक। तो वो क्या है? वो ओके, सेकेंड। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की किसी भी फॉर्म में टेबल या फार्मूला के फॉर्म में होती है, जो कि हमें वैल्यूज प्रोवाइड करती है उस ऑब्जर्वेशन की कि कितनी ओपन वो कर हो रही है। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीपल टाइम्स देख लिया कि उसकी फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट हम उस वैल्यू को दे देते हैं क्लास इंटरवल्स के साथ। 1 सेकेंड। ओके। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने देख लिया कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम हिस्टोग्राम बना के देख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? जो हम अक्सर क्लास इंटरवल्स बना के, लाइक ज़्यादातर ये छोटी क्लासेस में होता था जिसमें हम यूँ लाइक जितनी वैल्यू रिपीट हो रही थी उसे इस तरह से कैटेगराइज करते थे और आगे उसको बताते थे, ठीक। तो ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से हिस्टोग्राम के थ्रू, डाटा विजुअलाइजेशन के थ्रू भी ये सारी फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं सब, ठीक है। इसमें डॉट प्लॉट्स भी आता है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स, और ये सारी पाई चार्ट्स और बार चार्ट्स भी। किसी भी शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे एक एक्सपेक्ट हमने देखा स्क्यूनेस है, वैसे ही लाइक हम, एक तो ये चीज़ है कि उसे इसी तरह से एक दूसरे भी हैं, पीक्स कितनी होती हैं, ठीक है, वो हम चीज़ें देखेंगे आगे। लेकिन इसमें बेस्ट अप्रोच, लाइक हम किसी भी शेप को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले यही है, जैसे हमने बात की थी कर्व की, राइट। कि कर्व जो है हम ड्रा लाजमी करते हैं, ठीक है, उससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है, और इवन कि हम अननोन वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही चीज़ उसने यहाँ पर कही है कि हम स्मूथ कर्व से जो है वो उसकी शेप का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बेस्ट अप्रोच ये है कि हम उस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक स्मूथ उसकी कर्व भी ड्रा करवाएं।
ओके सो ठीक है, इसमें शेप्स जो कर्व है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो इजी टू रीड है, लेकिन इसके अलावा ये कि जो क्लास इंटरवल्स हमने लिए हुए हैं ना बिनिंग करके, उसकी विड्थ से भी इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर हमारे पास कोई डाटा पॉइंट नहीं भी अवेलेबल तो वो भी हमें मिल सकता है। अब एक एस्पेक्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था स्क्यूनेस, अब उसके अलावा एक मोडालिटी का एस्पेक्ट है, सिमेट्री का एस्पेक्ट है। ठीक है, जब हम शेप की बात कर रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। और एक एस्पेक्ट कौन सा है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। स्क्यूनेस। यस, वालेकुम अस्सलाम। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैंने पूछना था कि आपने हिस्टोग्राम के बारे में बात की, लेकिन हिस्टोग्राम में आप जब आपने डाटा टाइप पढ़ाई है उसमें तो ये बताया था कि ये जो हिस्टोग्राम होता है ये अ, इसके लिए जो न्यूमेरिक डाटा टाइप है उसके लिए हम प्रेफरेबली जो है ना वो उसको ड्रा नहीं करते। तो जो हमारे पास जो दूसरी डाटा टाइप थी उसका नाम है, अभी जेन में नहीं आ रहा मेरे। तो उसके लिए हम ज़्यादा ड्रा करते हैं जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ वगैरह नहीं होती। ओके सो मैंने काउंट प्लॉट का आई थिंक ज़्यादा प्रेफरेबली कहा हुआ है कि हम काउंट प्लॉट ले लेते हैं जब हमारे पास कैटेगोरिकल डाटाज होते हैं। और हम जो है बार प्लॉट्स ले लेते हैं अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा। जी मैम। ओके सो ये हिस्टोग्राम्स है, ये काउंट प्लॉट से थोड़ा डिफरेंट है, राइट? हिस्टोग्राम में बेसिकली उसने डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। जी। ठीक, तो उसमें तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा ना कि डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ। सो उसके लिए तो लाइक आई डोंट थिंक सो कि मैंने अगर कभी गलती से भी कहा हो, ठीक है, हो सकता है लाइक, बट इट विल बी अ मिस्टेक, लाइक ऐसा नहीं होता कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी वो मैंने सिर्फ काउंट प्लॉट और बार प्लॉट की ही मुझे ना तक किया था कि मे बी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि काउंट प्लॉट हमको एक कैटेगोरिकल के लिए बताने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी और वो सारा, और इसके अलावा जो बार प्लॉट है वो न्यूमेरिकल के लिए। जबकि जो न्यूमेरिकल डाटा है उसके लिए भी हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी होगी, ठीक है, सर्टेन रेंजेस में या क्लास इंटरवल्स के अंदर। ओके सो बिन्स विड्थ का मैंने कहा है कि जो कर्व है, यानी जो हम कर्व ड्रा कर रहे होते हैं, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता बिन्स की विड्थ से। मतलब कि ये मैं अभी बताती हूँ कि कर्व की बात कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे, जब मैं बता रही हूँ कि बिन्स की विड्थ से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले भी देखी थी कि फर्ज करें यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाते हुए जो है मेरे पास इस क्लास इंटरवल में फर्ज करें 0 से ये 10 है, 20 है और 30 है। तो इस क्लास इंटरवल में 10 से 20 में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और यूं इस तरह से बाकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हिस्टोग्राम में अगर मैं देखूंगी तो अब मैं इसमें 10 और 20 के जो ये बिन है इसके कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये एज इट इज खाली रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक कर्व ड्रा कर देती हूँ, ठीक है, तो अब ये कर्व की जो शेप है, ठीक है, इस ये मुझे बता सकती है, ठीक है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि विड्थ की क्या है, यानी ये विड्थ मैं बढ़ा भी सकती हूँ, राइट? ये मैं क्लास इंटरवल की विड्थ को बढ़ा दिया, ठीक है, तो सम हाउ शेप जो है वो उसी तरह ही रहेगी, ठीक है ना? कर्व वो हमें वैसे ही बता रही होगी, यस। सो दैट्स व्हाई हम ये कह रहे हैं कि वो विड्थ पे, ये जो क्लास इंटरवल की यानी विड्थ जब मैं कह रही हूँ मैं इनकी बात कर रही हूँ, जो ये मैं भी नहीं करते हुए मैंने एक्स एक्सिस में प्लॉट किए हैं, ठीक है, रेंजेस दिए हैं। ओके एक्सक्यूज मी मैम, ये जो हिस्टोग्राम होता है ये वो नहीं होता, वही ग्राफ नहीं होता जिसमें जितने भी बार्स वगैरह होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। यस तो यस क्या ये एग्जैक्टली। तो ये
तो क्या ये हिस्टोग्राम की इसमें एक वैल्यू जो मिस है वो हाँ हाँ। इंटरकनेक्ट नहीं हो रही, तो क्या ये हिस्टोग्राम की कैटेगरी में फॉल करेगा? यस डेफिनेटली, लाइक उसकी एक वैल्यू उसमें नहीं है ना, ठीक है। ये और मैंने जस्ट एग्जांपल यूज केस बताया, ठीक है। तो बाकी सारी तो मैं कंसेक्टिव भी बना रही थी, जस्ट एक एग्जांपल यूज केस है कि एक एक कैटेगरी की नहीं है, तो इट कैन बी फाइंड आउट, राइट। हाँ जी, वो हम कर्व के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, लाइक वाई और एक्स एक्सिस के, लाइक वो जो एक्सट्रापोलेट करके हम देखेंगे कि उसमें पर्टिकुलर पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फिर क्या वैल्यू आ रही है उसके रिस्पेक्टिव। क्योंकि वाई एक्सिस में तो हमें वो क्लास इंटरवल्स हैं हमें पता है, तो लेकिन एक्स एक्सिस पे नहीं पता, तो हम वो भी ड्रा कर सकते हैं। सो आई होप सर शिराज आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? ओके, दैट्स गुड। चलें, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सॉरी मैम, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म, अ, वो मैंने जो अब बात कर रहा था वो आप उसकी था, ऑर्डिनरी ऑर्डिनल डाटा जो था उसमें हम ओके जो है बार चार्ट और हिस्टोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉमिनल डाटा था उसमें हम बार चार्ट और पाई चार्ट इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ऑर्डिनल डाटा होता क्या बेसिकली, राइट। जिसमें ऑर्डर वगैरह पाया जाता हाँ है, मतलब ऑर्डर कि होती है, रैंकिंग कैटेगोरिकल। वगैरह। हाँ मतलब कि कैटेगोरिकल डाटा है, राइट, जिसमें ऑर्डर है। जी। ठीक है, और नॉमिनल डाटा के अंदर ऑर्डर नहीं है। जी। सही, तो बेसिकली ये है ना। तो ऑर्डर नहीं भी है तो डाटा में उसकी फ्रीक्वेंसी तो कोई ना कोई आएगी ना। जी। तो सो इसमें आपने बताया था सिर्फ मीडियन ही, मूड वगैरह ही निकाल सकते हैं, सॉरी, इसमें हाँ नॉमिनल वो डाटा तो वगैरह में। स्टार्स है। हाँ जी, वो स्टार्स के हैं कि हम उसमें सिर्फ लाइक हम कैटेगोरिकल डाटा के अंदर ज़्यादा हम वो उसकी लाइक हम ज़्यादा ज़्यादा हम उसकी मीन या सॉरी मीन कह रही हूँ मोड, या फिर उसका मीडियन ही मैक्सिमम एट मोस्ट निकाल सकते हैं। ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी ही पता चलती है उससे, जस्ट, या मोड। जी मैम। जी मैम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बेसिकली स्टार्ट, बेसिक स्टार्ट्स की बात। ठीक। ठीक, डिस्क्रिप्टिव। ओके, तो सॉरी मैम, आवाज़ कट रही है, आपने कुछ कहा है मुझे? जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें हमने एक देखा कि मोर्टेलिटी है, सिमेट्री है, स्क्यूनेस है। तो so I'm audible now? Hello? यस मैम। ओके, ऑलराइट। क्या सो मैम? मेरे क्वेश्चन, क्या मैम, जी ये जो आपने कहा था कि जो कर्व हम ड्रा कर सकते हैं, तो वो ये जो बार चार्ट है इसके लिए क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं कर्व? बार चार्ट हिस्टोग्राम के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन बार चार्ट के लिए कर हाँ, सकते हैं या कर्व वैसे ऐसे? कर्व तो, यस, कर्व तो आप अलहदा से लाइक वो किसी भी ग्राफ के ऊपर ऐड करवा सकते हैं ना, उसके लाइन प्लॉट या लाइक जो भी आप उसके ऊपर लाइन या कर्व ड्रा करवा सकते हैं। ठीक। ठीक। यस, और जैसे स्कैटर के ऊपर भी करवाते हैं हम।
वो हाँ लाइन करा, यस, वो लाइन हम करते करवा हैं। सकते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह भी बनवा सकते हैं, राइट। वो जी मैम। बेसिकली जो मोडेलिटी है वो क्या, कौन सा एस्पेक्ट है, इसकी बात मैंने पहले क्लास में की हुई है, तो वो मैं पार्टिसिपेंट से पूछ रही थी कि मोडेलिटी के बारे में बताएं। जी मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी मैम, अभी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, तो मोडेलिटी के बारे में कौन बताएगा कि क्या होती है, एनी गेसेस? चलें, इसको देखते हैं कि मोडालिटी बेसिकली क्या है। कि हम जब बात करते हैं मोडालिटी की, तो मोडालिटी इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ पीक्स लाइक इक्वल हाइट्स की हों, जो कि यानी हाईएस्ट पॉइंट्स किसी भी ग्राफ के अंदर कितने आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि यूनिमोडल है यानी एक ही पीक है जो कि ज़्यादा मतलब डोमिनेंट है, हाईएस्ट है, या बाई मॉडल है यानी दो पीक्स हैं जो कि इक्वल हाइट की हैं। ठीक है, या मल्टी मॉडल है जो कि तीन या तीन से ज़्यादा पीक्स हैं। जैसे इस केस में एक हाइट जो मैक्सिमम है, पीक एक दफ़ा आ रही है, तो हम कहेंगे यूनिमोडल है। ये बाई मॉडल है, या फिर ये हम तीन या तीन से ज़्यादा, तो हम उसे मल्टी मॉडल कह सकते हैं, राइट। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं ये कर्व देख रही हूँ, ठीक, तो ये कितनी मोडालिटी इस कर्व की कहूँगी मैं? लेट मी जस्ट मेक इट स्ट्रेट। ठीक, तो इसको मैं क्या कहूँगी, इसकी मोडालिटी क्या है इस कर्व की? अबाउट मैम मोर देन 5 बनती हैं, पीक्स आ रही हैं क्योंकि मोर देन 5। ओके, अच्छा, बाकी कोई बताना चाहे? मैम ओके, वन सर है। शिराज कह रहे हैं। ओके, सर हमजा भी कह रहे हैं वन है। ओके, सो बेसिकली हाँ, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने जैसे भी बताया कि पीक्स की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, तभी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे आप इसके केस में देखें, तो ये जो दोनों पीक्स हैं इनकी हाइट ऑलमोस्ट कंपेरेबली सेम है, राइट। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इनको मैं कहलाता था पीक कंसिडर करिए। इसमें एक हाइट तो बहुत सही है, लाइक प्रोमिनेंट है, ये भी बिल्कुल नहीं है, और ये भी बिल्कुल जस्ट मतलब कि कहने के जस्ट ऊपर थोड़ी देर के लिए ऊपर हुई है और फिर बाद में नीचे है, तो ये पीक्स नहीं है, ठीक है। ये नॉइस भी हो सकता है या कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यूज लाइक। तो ये यूनि मॉडल है बेसिकली, क्योंकि एक जो प्रोमिनेंट हाईएस्ट पीक है वो यही एक हमारे पास आई है। ठीक है, तो जो बाकी पीक्स हैं दीज आर नॉट ऑफ सेम हाइट, ये कंपेरेबल हाइट, तो इसलिए ये हम इसमें इसे पीक नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम इसी तरह ये जो बताते हुए मोडालिटी बताते हुए हम सिर्फ यही कहेंगे कि यूनिमोडल पीक है, राइट। सो एक तो ये चीज़ है कि हम मैम अगर कोई इस तरह का पीक हो, क्योंकि बाजू का ऐसा देखा है कि इस तरह की पीक्स भी होती हैं कि वो थोड़ी सी जो है ना हाईएस्ट होती हैं बाकी पीक से। यस, बाकी पीक्स आ रही है ना, उससे थोड़ी हायर होती है, तो क्या उसको भी हम फिर यूनी मॉडल में कंसीडर करेंगे? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, तो राइट यस, वो सब भी यूनिमोडल में कंसिडर करेंगे, लेकिन ये मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ। ये आप हर जगह नहीं लगा सकते, लाइक अगर आप केमिस्ट्री के वो स्पेक्ट्रा वगैरह की बात करें, तो उसमें तो हम रीजन एक देख लेते हैं, उसके अलावा वाला जो रीजन है हम उसे कहते हैं कि ये नॉइस रीजन है, ठीक है। और वो जो रीजन हम हमारे से रेलेवेंट होता है, उसमें फिर चाहे छोटी पीक आ रही है चाहे बड़ी पीक आ रही है, हम उन सबको ले रहे होते हैं, ठीक है। और उन सब में देखते हैं कि वो डिटेक्शन में कैसे हेल्पफुल है। लेकिन वो स्पेक्ट्रा या दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं कि उसकी मोडालिटी क्या है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमने उसमें फ्रीक्वेंसी वाइज लाइक हमने उसकी हर वैल्यू जितनी पॉसिबल है उनको किसी इंटरवल रेंजेस में हमने प्लॉट करके उसकी फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं। ठीक, ओके।
नेक्स्ट एक्सपेक्ट क्या है हमारे पास? सिमेट्री। तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है सबको, राइट? क्या होती है सिमेट्री? सिमेट्री के सिमेट्री बारे में। सिमेट्री yes। का मतलब होता है कि मिरर शेप कितनी है एक ग्राफ की दूसरे हम्म। साथ ग्राफ के साथ, यानी कि एक ग्राफ के एक पार्ट के दूसरे ग्राफ के पार्ट के साथ मिरर मिरर शेप इन सिंपल यस वर्ड्स। यस यस, यू आर राइट समहाउ। राइट, और इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा? लाइक वैसे तो ये ठीक है पॉइंट। आई गेस हमें इसी से आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो सिमेट्री बेसिकली क्या है कि मैं प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर बात करूं, तो फर्स्ट करें जैसे ये थी, ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास? यूनी मॉडल में हाँ जी, यूनिमॉर्टल है। और ये टाइप कौन सी है इस तरह की जो शेप हो, अगर कौन सी टाइप नॉर्मल आई बनती है? थिंक। यस यस नो यस, नॉर्मल। नॉर्मल। यस, दैट्स गुड। तो ये जो है, अ, हमने इसमें अगर मैं देखूं, या ये जो इस तरह से एक हमारे पास ट्रायंगुलर या ये स्ट्रेट लाइन वाली डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हैं, ठीक है? इन सब में मैं अगर इनको लाइक ट्रायंगुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैं अगर इनको दरमियान से काटूं, ठीक, तो मुझे दोनों के मिरर इमेजेस नजर आए। अब इसमें जो मोडालिटी है, ठीक है, अभी तक जो दो एस्पेक्ट्स हमने पढ़े हैं, तो अगर मैं मोडालिटी को देखूं तो ये दोनों यूनिमोडल है। लेकिन इस तरह के शेप में जो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप है मेरे पास, ठीक है, इसमें भी अब कोई पीक नहीं नजर आ रही। ठीक है, तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे स्मॉल इक्वल लेंथ की बहुत सारी पीक्स हैं। ठीक है, पीक से नजर तो नहीं आ इसलिए रही हम इसे, मैम। राइट, ये मतलब कि एक तो ये मतलब अगर इसमें दो एस्पेक्ट्स हम अभी तक डिस्कस किया ना, एक है सिमेट्री और एक मोडालिटी। तो मोडालिटी अगर देखूं तो इसमें एक स्पेसिफिक पीक है, इसमें भी एक स्पेसिफिक है। जी। अब यूनिफॉर्म के केस में क्या है कि वो बिल्कुल कोई पीक नहीं नजर आ रही, तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि जी, इसकी मोडालिटी क्या है? कोई मेंटालिटी नहीं है। ओके, सो हमने लेकिन ठीक है, हम यूजली इसकी मोडालिटी को डिस्कस नहीं करते। तो हम ये कहेंगे कि या तो कोई पीक नहीं है, या फिर हम दूसरी इन्फ्रेंस ये ले सकते हैं कि हो सकता है कि छोटी छोटी बहुत सारी पीक हैं, राइट, वो इक्वल लेंथ की हैं, ठीक, और इसलिए एक जैसी जा रही है, ठीक। तो इसलिए वो एक उसकी जो लाइन प्लॉट की है तो वो बिल्कुल सेम एक यूनिफॉर्म लाइन आ रही है। तो या तो हम कहेंगे कि लाइक इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में या तो कोई पीक नहीं है, या फिर इन्फिनिटली मैनी पीक्स हैं, इनफिनाइटली, ठीक। तो इन ईदर केस हम फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब इस तरह की आए तो हम उसे मोडालिटी से डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। ओके, तो हमने सिमेट्री की बात की थी। सिमेट्री में वन सेकेंड, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट वन एज वेल। तो सिमेट्री के केस में, हाँ, हम अगर इस बात करें तो अब मैं इसका अगर मैं इसको दरमियान से कट करूं, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिमेट्रिकल अगर मैं कह रही हूँ किसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैंने दरमियान से कट कट किया है, तो इक्वल हाफ्स में मुझे तो जो मिली है, इक्वल हाफ्स में कट करने के बाद वो दोनों मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, यानी जो ये वाली साइड है और जो ये वाली जो साइड है सारी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो यानी ये इस बेसिकली फिर हम इसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है, ठीक। इसी तरह से जो ट्रायंगुलर है इसमें भी अगर मैं देखूं, तो ये इक्वल हाफ में अगर कट करती हूँ तो जो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। सो जो मिरर इमेजेस का जैसे कि वर्ड सर ने भी बताया था, तो ये बस ये कि इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड करूंगी तो फिर मैं देखूंगी कि क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर हैं तो देन दे आर सिमेट्रिकल, अदरवाइज दे आर नॉट। अब इस केस में यूनिफॉर्म भी सिमेट्रिकल है, इक्वल हाफ में डिवाइड होकर मिरर इमेज है, ठीक है, लेकिन मोडालिटी से ये डिस्क्राइब नहीं होगा। ओके, सो थर्ड एस्पेक्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में है वो क्या है? स्क्यूनेस, राइट। तो स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट सबको है, राइट। यहाँ तक आते हैं तो लाइक हम लोगों ने काफी दफा इसको देख लिया। तो बेसिकली जो सी सिमेट्रिकल पीक्स हमारे पास नहीं आती। यस। सॉरी मैम, आपने डिस्कस किया होगा, अगर काइंडली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। यस, हम मैं अभी करने लगी हूँ, राइट, यस यस, हम इसको देखते हैं।
तो बेसिकली जब तक तो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है ना डाटा, उसमें तो स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, राइट? क्योंकि वो इक्वल हाफ्स में मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, ठीक है? तो इस तरह के केस में तो स्क्यूनेस नहीं है। लेकिन अगर नॉन सिमेट्रिकल पीक आती है, यानी कि एक तरफ पीक बहुत ज्यादा है और बिल्कुल साइड पे नहीं है, ठीक है? अब ये नॉन सिमेट्रिकल है, यानी अगर मैं इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करूंगी तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, एक जैसे नहीं है, राइट? तो इस केस में लाइक मैं जब नॉन सिमेट्रिकल पीक ले रही हूँ तो वहां पे फिर हमें स्क्यूनेस भी शो होती है, ठीक है? या तो वो लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी। सही, यानी कि अब जैसे यहाँ पे इस केस में देखा जाए तो मैंने इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, तो इसका एक दूसरे की ये जो लेफ्ट और राइट साइड हैं ये मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है? एक साइड पे पीक है, एक साइड पे बिल्कुल नहीं है। तो अब इसको मैं कौन सा वाला राइट स्क्यूड है, कौन से वाला लेफ्ट स्क्यूड है, राइट? ये ए है और ये बी है। किस बेसिस पे कहती हूँ ये मुझे जरा पहले बाकी पार्टिसिपेंट्स बताएं। मैं मानूर, कैन यू टेल? मैम जहाँ टेल होती है वहाँ ये ए वाला राइट स्क्यूड है और बी दैट्स वाला गुड, लेफ्ट। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने टेल और पीक देखनी होती है ना, तो टेल जिस साइड पे ये पीक है, ठीक है? और ये टेल है, राइट? टेल ये और ये पीक है। अब इन दोनों नॉन सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हमने देखना होता है कि जिस तरफ टेल है ना, हम कहते हैं कि वो हम उसी को कह देंगे कि उसी बेस पे कि ये राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है। जैसे यहाँ पे राइट साइड पे टेल है तो हम कहेंगे ये राइट स्क्यूड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टेल है तो हम ये कहेंगे कि ये लेफ्ट स्क्यूड है, राइट? तो हम स्क्यूनेस बेसिकली क्या है कि डाटा इक्वली मिरर इमेजेस नहीं है, यानी डाटा सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक? और सिमेट्रिकल डाटा नहीं यानी एक साइड पे बिल्कुल पीक आ गई है मैक्सिमम हाइट और दूसरी साइड पे बिल्कुल ही जो है वो टेल है उसकी। तो फिर हम कहते हैं कि ये स्क्यूनेस शो कर रहा है, ठीक? यानी कि जो इस केस में राइट स्क्यूड है ये वाला, बिकॉज इसमें टेल जो थी हमारे पास वो राइट साइड पे है, सो हम कहेंगे कि ये राइट स्क्यूड डाटा है। ऐसा नॉन सिमेट्रिकल जिसमें टेल जो है वो राइट साइड पे आ रही है तो ये हमारे पास राइट स्क्यूड डाटा है, सही? जो कि हमें यहाँ पे राइट साइड से लाइक रैपिडली पीक की तरफ जा रहा है और बाद में फिर नीचे आ जाता है। तो राइट हमेशा जो इसकी राइट साइड है, लाइक राइट टेल है, वो हमेशा लॉन्गर है एज कम्पेयर टू सॉरी, जो इसकी, हाँ ये टेल की बात करें तो ये लॉन्गर है, ठीक है? ये जो टेल है इस तरह से और पीक नहीं आ रही इसमें। और इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट सिक्योर कहूँ तो अगेन वही चीज़ है कि जो इसकी टेल है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है। इसकी ये डिस्क्रिप्शन आप रीड भी कर सकते हैं, लाइक अगर भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ऑलराइट, चलें यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट मूव करें। एक्सक्यूज मी मैम, ये यस, स्क्यूनेस जो होती है, एम आई एडिबल? यस, यस, यू आर ऑडिबल। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्क्यूनेस होती है ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या पता चलता है हमें? ओके, सो बेसिकली ये डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए ना, लाइक हमारा डाटा स्क्यूड है या नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ये हमें लेटर ऑन हम इन चीज़ों से इंसाइट्स निकाल सकते हैं। लाइक लेटर ऑन बहुत से जो लाइक जो हम टेस्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है? तो हम उसमें देखेंगे कि हम यूजली जो मेजोरिटी टेस्ट होंगी वो इज्यूम करते हैं कि हमारा डाटा नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर स्क्यूनेस है, तो हम इसको बस का ट्रीट भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो इन दैट केस या फिर हम बेसिक टेस्ट विजुअलाइजेशन के अंदर भी लाइक इसको यूज़ कर सकते हैं कि स्क्यूनेस है या नहीं, राइट? तो डाटा किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। या फिर हम जब टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उसमें भी नए किसके यूज केस बन सकता है कि हम देखें कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा नहीं है, उसके अंदर स्क्यूनेस है, तो हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट इट टू अप्लाई द हाइपोथेसिस टेस्ट।
बाकी इसको इन मैम। डेप्थ में लाइक यस। जी जी मैम, कंटिन्यू करें। हाँ इसको यस यस आई वाज सेइंग कि इसको इन डेप्थ में लाइक स्क्यूनेस की एग्जैक्ट क्या एप्लीकेशन है वी कैन चेक दैट ऑन गूगल लाइक राइट। तो अगर आपको कोई न्यू चीज़ भी इसमें पता चलती है जो कि इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है यू कैन शेयर इन द क्लास जी मैम। राइट। जी मैम, आप बता रही थी कि ये हम फिर अपने डाटा वगैरह को चेक करेंगे, जो मिसाल के तौर पर जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो आप कहना ये चाह रही हैं कि अगर इस तरह स्क्यूनेस आ रही है तो क्या हम उसको, नॉर्मल नहीं है हमारा जो है ग्राफ, तो उसको उस टेस्ट वगैरह को दोबारा परफॉर्म करेंगे? नहीं वो असल में लाइक यूज केस पे डिपेंड करेगा लाइक नॉर्मली यानी स्क्यूनेस है तो हम उसकी स्क्यूनेस को ट्रीट भी करवा सकते हैं राइट। स्क्यूनेस की ट्रीटमेंट से क्या मुराद है मैम? यानी कि वी कैन रिमूव या रिड्यूस करवा सकते हैं लोग ट्रांसफॉर्मेशन है या दूसरे हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनसे हम स्क्यूनेस को रिड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं राइट। एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है तो इलेक्ट्रॉन वो लगाते हैं डाटा पे। अगर मैम ये हमारा जो इस तरह, अगर मिसाल के तौर पर ये राइट स्क्यूड आपने लिखा है या लेफ्ट स्क्यूड लिखा है, ये जो है हमारे डेटा इनपुट करने के बाद जो है हमारे पास ये ग्राफ आया है। तो अगर हम इसी तरह अपना ग्राफ रहने दें, क्योंकि जो डाटा था उसी तरह का ही ग्राफ आया है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। हम यस सो वैसे एज बेसिकली इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ आपसे, मसला तो नहीं है इसमें? अच्छा आप इसमें डिपेंड करता है ना कि आप इसमें मजीद आगे इसके प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। अगर तो आप कोई ऐसा टेस्ट लगा रहे हैं जैसे टी टेस्ट या एफ टेस्ट या इस तरह के जो पैरामेट्रिक टेस्ट है अगर आप उनमें से कोई लगा रहे हैं ठीक है ठीक तो वो आप स्क्यूनेस रिड्यूस के बगैर लाइक अप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली समहाउ रॉन्ग आंसर्स दे सकते हैं राइट। तो ये हम इससे जी डिटेल मैम। में डिस्कस करेंगे ठीक है जी मैम। कि हम जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो क्या होते हैं और लेटर ऑन उस पे अप्लाई किया जा सकता है या नहीं राइट। तो ये हम इसे लेकिन सॉरी मैम, हम आपकी ज़्यादातर आवाज़। फिर उसके लिए हाँ अच्छा उसके लिए हम एक चीज़ ये भी है कि हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई फिर कर लेते हैं आल तो उसमें टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है मगर पैरामीट्रिक की जो बेसिक कंडीशन है ना पैरामीट्रिक टेस्ट कोई भी देखें तो उसकी बेसिक अजम्पशन ये होती है कि जो डाटा है वो नॉर्मल होगा। ओके सो उस एजम्पशन के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे और उस पे लाइक अगर वो नॉर्मल नहीं भी है और उसके अंदर स्क्यूनेस है और आप पैरामीट्रिक अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी लाइक गुड। भी हो सकता है आपका आंसर कभी ठीक आ भी जाए तो बट इट विल बी अ बैड प्रैक्टिस एज अ रिसर्चर राइट। तो यू हैव टू ट्रीट द डाटा फर्स्ट इन दैट केस। ओके सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस मैम। ओके अच्छा अब इसमें नेक्स्ट अगर इस कर्व को देखें तो इसको अब मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ राइट। अब ये मैं इसको इस तरह से बता सकती हूँ लाइक ऐसी करो तो यानी ये बेल शेप्ड है नॉर्मल कर्व है सिमेट्रिकल है और यूनिमॉडल है। तो अगर मैं अब किसी डिस्ट्रीब्यूशन को बताऊंगी तो मैं ये तीनों एस्पेक्ट से इसको बता सकती हूँ कि मोडेलिटी क्या है सिमेट्री क्या है और स्क्यूनेस है या नहीं है राइट। तो नो। लाइक क्योंकि सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस की बात ही नहीं होगी क्योंकि सिमेट्रिकल है नॉन सिमेट्रिकल होता तो हम कहते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इन तीन एस्पेक्ट से हमेशा बताएंगे राइट दैट्स अ स्टैंडर्ड वे राइट। ओके सो इस केस में जैसे इस तरह की कर्व है तो ये बेसिकली यूनी मॉडल है बिकॉज एक मैक्सिमम पीक यही एक प्रोमिनेंट है और इसके अलावा ये है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है अगर मैं इसको दरमियान से कट करूँ तो इक्वल मिरर इमेजेस नहीं है इसके इक्वल हाफ्स मिरर इमेजेस नहीं है
तो मैं देखूंगी कि राइट स्क्यूड है लेफ्ट स्क्यूड है, तो फिर इसके बाद यहाँ पे क्योंकि टेल राइट साइड पे है तो ये राइट स्क्यूड है। सही। तो इसकी स्पेसिफिक शेप भी मैं बता सकती हूँ कि इस तरह की शेप को रिवर्स जे शेप कहा जा सकता है, कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यूनिमोडल राइट स्क्यूड और रिवर्स जे शेप रही है। ओके, सो कैन यू नाउ आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन शेप? जी। जी मैम, ये जो है राइट स्क्यूड है, यूनी मॉडल है। ओके, यस यूनिमोडल है। राइट राइट स्क्यूड है। स्क्यूड है। ओके, दैट्स गुड। ऑलराइट। सो इस तरह से लाइक हम बता सकते हैं इसकी मल्टीपल शेप्स को, राइट। और इस तरह से अगर मुझे शेप का वैसे आइडिया ना हो तो ऑफ कोर्स हम जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि हम कर्व ड्रा करना, फिर उस कर्व को देखें कि अब उस कर्व में क्या शेप है और क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक तो आप लोगों को चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं कि शेप को डिस्ट्रीब्यूशन शेप को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, अब इस यहाँ पे इस पॉइंट पर लाइक आई वांट टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी उसमें क्या हो रहा था कि हम पॉपुलेशन का सैंपल लिया और उस सैंपल की हम जो भी मीन मीडियन मोड है या फिर जो भी उसकी जितनी स्टार्स है ना उस सैंपल की, वो हम देख रहे थे। तो वो हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बता रही थी। लेटर ऑन हम उस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को या सैंपल को, बेसिकली सैंपल को यूज करते हैं। ठीक है। और सैंपल के अंदर से इंसाइट्स निकाल के हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में भी वो चीज़ कैसे होगी। ठीक है, यानी प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, यानी हमारे पास सैंपल है और हम उस बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन की कोई ना कोई एस्पेक्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे यही देखना है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली थी वेडिंग सीजन में, और मुझे होल पॉपुलेशन का देखना है कि एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर जितनी इवेंट या वेडिंग सीजन चल रहा है तो उसमें जो लोग हैं वो किस हद तक वैक्सीन वैक्सीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो उसमें मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने कुछ कुछ जगहों पे जाके उनकी गेस्ट का डाटा कलेक्ट किया और वहां से मैंने ओवरऑल भी आइडिया लिया, बिकॉज मैं हर शादी को जाके नहीं दे सकती। यस, हम इन्फ्लुएंशियल को भी यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज वी हैव सीन इट इन एनालिसिस, राइट। तो एनी हाउ लाइक ये यूज केस पर डिपेंड करता है, तो अब मुझे जब प्रिडिक्ट करवाना है तो मैं इन्फ्लुएंशियल को यूज करूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, जो मुझे समझ लगी है इन सिंपल वर्ड्स कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती हैं उसमें हम डेटा से जो है ना रिजल्ट निकालते हैं, और जो इन्फॉर्मेशियल स्टैटिक्स होती हैं उसमें हम डेटे से जो है ना जो सॉरी रिजल्ट से जो है ना वो डाटा लेते हैं। एम आई राइट? नहीं, नहीं, एक मिनट, इसमें ये है कि हम इसमें से लार्जर ये सैंपल में से राइट सैंपल को लेते हैं और लार्जर पॉपुलेशन के बारे में आइडिया ले रहे होते हैं, राइट। ठीक ठीक। तो इसमें अब दो टर्मिनोलॉजीज हैं। एक तो होता है वेरिएबल्स, राइट, और एक होता है पेरीमीटर। ठीक है। अब हमेशा जब भी मैं बात करूंगी ना सैंपल की, तो उसके वेरिएबल्स होते हैं, यानी इसमें जो मीन है सैंपल का या इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल का मीन है, सैंपल की चीजें, राइट। एक होता है पैरामीटर। पैरामीटर का वर्ड किसके यूज होता है? पैरामीटर का वर्ड पॉपुलेशन के लिए, यानी अगर मैं बात कर रही हूँ ना पॉपुलेशन के मीन की, राइट, जिसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है। ये मैं पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रही हूँ। यही सारे एस्पेक्ट्स अगर मैं पॉपुलेशन के बता रही हूँ तो मैं उससे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहूँगी, ये उसके पैरामीटर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैंपल की, राइट, हम देते हैं, राइट, इसके जो है ये पैरामीटर्स कहलाएंगे पॉपुलेशन के केस में। एनी हाउ इस चीज़ का लाइक आई होप कि आपको आइडिया होगा, तो एक भी मैम पैरामीटर थोड़ा और वेरिएबल को भी।
ओके, सो एनी हाउ ये बेसिकली, यस। जी मैम, ये वही बता रहा था, आपने वेरिएबल और पैरामीटर के बारे में बताया, इसके बारे में काफ़ी सुना भी है कि ये वेरिएबल है, ये पैरामीटर है, तो थोड़ी ये समझ लगी इसके बारे में। रिपीट तो नहीं करना, राइट? जी कर दें अगर मोस्ट हाँ, अंडरस्टैंडेबल। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्प्ले इट, ये जो नेक्स्ट स्लाइड में है, तो फिर हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास अ, ये जो नीचे वाली है ना, ये बेसिकली शो कर रहा है, हमारे पास है ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए, ये ऊपर वाला डिस्क्रिप्टिव के लिए है। सो जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देख रहे होते हैं तो हम पैरामीटर्स देख रहे होते हैं, यानी पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर्स कह रही हूँ, राइट? दीज आर सम सेपरेट टर्म्स। डिस्क्रिप्टिव में मैं सैंपल को देख रही होती हूँ, और ठीक है, और उसके लिए जो लाइक मेयर ऑफ, इसके पैरामीटर के वर्ड से आप कंफ्यूज ना, हम ज़्यादातर इसमें वर्ड यूज़ करते हैं मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेयर ऑफ डिस्पर्शन या मेयर ऑफ स्प्रेड। सो डोंट कंफ्यूज दोस टर्म्स। अच्छा, जो पॉपुलेशन और सैंपल की बात करी थी, दैट्स सम सिंपल के जब मैं सैंपल की बात करें तो मैं कहूँगी उसकी स्टैटिस्टिक्स है कि मीन मीडियन मोड, और जब मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ तो वही मीन मीडियन मोड मैं कहूँगी कि उस पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं। दैट वाज नथिंग लाइक, सिंपल वो चीज़ है कि लाइक पॉपुलेशन के लिए हम पैरामीटर का वर्ड यूज़ करते हैं और उसके लिए स्टैटिस्टिक्स या वेरिएबल्स का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें, अब नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो टूल्स हैं वो कौन से यूज़ होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हमने देखे थे कि मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है, मीन मीडियन मोड, मेयर ऑफ डिस्पर्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस रेंज, या फिर हम टेबल्स और चार्ट्स के थ्रू बता सकते हैं। इस हिसाब से इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ टूल्स हैं, राइट? जैसे कि हम इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं, टी टेस्ट है, बायनोमियल, काई स्क्वायर, मैन विटने, या फिर विल्कोक्सन टेस्ट। रिग्रेशन एनालिसिस है जिसमें सिंपल, लीनियर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन और बहुत सारे, ठीक है, यहाँ इनोवा है, या कोरिलेशन एनालिसिस है, ठीक। ये सारे भी हम बेसिकली इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के टूल्स कह सकते हैं, ठीक है, ये सारे उसके टूल्स हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे होंगे, या इनकी टेक्निक्स आप कह सकते हैं कि हम इसे यूज़ करते हैं। अब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो रिजल्ट्स को, राइट, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में तो मैं रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करवा सकती थी विजुअलाइजेशन के थ्रू, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उसने टेबल्स और चार्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो रिजल्ट्स हैं उसको मैं ग्राफ और चार्ट्स की फॉर्म में शो करवा सकती हूँ। लेकिन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में आई विल नीड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट, आई विल नीड द हाइपोथेसिस, ठीक, एंड आई विल नीड द प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो इस इन इनके थ्रू मैं जो है वो रिप्रेजेंट करवाऊंगी अपने रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंशियल के केस, ठीक। अब ये इंडिविजुअली क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रोबेबिलिटी या हाइपोथेसिस, ठीक। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है बाकी सबको भी, सब पार्टिसिपेंट्स को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, और राइट, और जी हमारे पास है सर हमजा है, जी सर हमजा। जी मैम, क्लियर है। ओके, सो लाइक ये थ्योरेटिकल था थोड़ा लेक्चर, तो आई होप कि बाकी सब सो ना गए हो, तो हैंड रेज करें जिसको समझ नहीं आए, रेज योर हैंड, जिनको समझ नहीं आए। ओके, सो अब वो पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज करें जिनको समझ आ गई है और उनका कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी मुझे पता चला कि डिस्क्रिप्टिव में आपने बताया था कुल, ये जो है इनकी, ये तो हम स्टैटिक्स जो दिए हुए हैं,
उनके थ्रू जो है ना इसको हम पता लगा लेते हैं टेबल चार्ट वगैरह का। लेकिन जो है इनिशियल जो में जो है वो हमें टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने पड़ते हैं। एम आई राइट? हाँ जी। यस। तो हमारे पास जो टूल्स हैं इन्फ्लुएंशियल की, यस, उसमें ये सारी टेस्टिंग है बेसिकली, या रिग्रेशन एनालिसिस है। और जो हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, हम इन इन चीज़ों के थ्रू हाइपोथेसिस या क्लास जो हम लेते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल इंटरवल लेते हैं, या फिर हम प्रोबेबिलिटीज़ के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन और रिजल्ट्स की वो इन्फ्लुएंशियल में इस तरह से करवाते हैं, और डिस्क्रिप्टिव के केस में हम टेबल और चार्ट्स के थ्रू करवाते हैं। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। ओके। ऑलराइट। तो जो सर हुसनैन है, इनको समझ आई है, सर हुसनैन को, और सर अली रजा हैं। ओके ओके। और सर अली रजा को। ओके। ठीक है। सो नेक्स्ट अब सर शिराज का जो क्वेश्चन